इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, बसपा और सपा जानी दुश्मन हुआ करते थे, गठबंधन हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि ये गठबंधन कहीं न कहीं जो बीजेपी के जो मंसूबे हैं उनके खिलाफ है। उनका जो 74 का आंकड़ा है जो बीजेपी ने तय किया है उसको आधे पे रोक देगा। ये मोदी जी का मैजिक है, जिसके चलते डर के मारे एक दूसरे के धुर विरोधी गठबंधन के लिए मजबूर हुए हैं। ये वही बसपा सपा है जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। मायावती जी हजारों जगहों पर सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर जानलेवा हमला और हत्या करने की साजिश का आरोप लगा चुकी हैं। आज भी प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी के लाठी से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा पीटा गया है, मारा गया है, लूटा गया है, प्रताड़ित किया गया है। और यही कारण है कि इसी बिना पर एक बार गठबंधन टूट भी चुका है। तो स्वाभाविक रूप से मारने वाले और मार खाने वालों का गठबंधन हो ही नहीं सकता। यह गठबंधन केवल धोखा है, छलावा है, उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने का एक साजिश है। और विशेष रूप से देश में हो रहे विकास को रोकने की एक नापाक कोशिश है। ये विकास को रोकना यानी मोदी जी को रोकने का एक विफल प्रयास है। लेकिन यह गठबंधन न कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम का गठबंधन है, न मुद्दों पर आधारित गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है। दोनों अपनी अपनी पार्टियों का वजूद बचाने के अंतिम कोशिश के तहत यह गठबंधन किए हैं। इसलिए इस गठबंधन से बीजेपी को कोई भय नहीं। सर, मायावती जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी हैं कि वो गेस्ट हाउस कांड को भुला के और दलित, वंचित, किसान, बेरोजगार के हित में, देश के हित में ये फैसला लिया। तो वो खुद ही गेस्ट हाउस कांड को भुला दी हैं। मायावती जी और देश हित दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी है। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जो मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के जनधार को खत्म कर दिया, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को चकनाचूर कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को उन्होंने दफना दिया, दलितों और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान हिस्सेदारी को बड़े बड़े थैलीसाओं के हाथों में गिरोही रख दिया, वो देश हित की बात क्या करेंगी? ये देश हित की बात नहीं है। ये उस खत्म होते हुए बहुजन समाज पार्टी को बचाने की एक नापाक कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के सहारे हो सकता है मेरी नैया पार हो जाए। जिस बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया और आज मायावती जी के पास में एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है, वो अपने अस्तित्व की बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। सर, 20 साल आप बसपा में थे। आप बसपा में रहते हुए दलित, वंचित, निचले तबके, मुस्लिम वर्ग की राजनीति आप करते रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो बसपा का जो मेन वोटर है, साथ में मुस्लिम, समाजवादी पार्टी के यादव और तमाम जो छोटी जातियां हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो सब इस गठबंधन को हाथों हाथ लेके आगे बढ़ रहे हैं? दोनों का जनधार खत्म हो गया। अगर बहुजन समाज पार्टी का जनधार होता तो आज उत्तर प्रदेश से बहन जी का सुपड़ा साफ नहीं होता। आज लोकसभा में एक भी सीट तरसने के लिए मजबूर नहीं होती। आज सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी 19 विधायकों पर सिमट नहीं जाती। अगर समाजवादी पार्टी के पास जनधार होता तो आज 324-40 का सपना देखने वाली समाजवादी पार्टी मात्र 45 और 47 विधायकों पर संतोष करने के लिए मजबूर नहीं होती। सही मायने में जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन दोनों को नकार दिया। दोनों का वजूद संकट में पड़ गया। दोनों अपने राजनीतिक अस्तित्व के संकट से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए इसमें न प्रदेश की जनता का कोई हित है। अगर प्रदेश की जनता का हित होता तो कोई ना कोई मुद्दा होता,
कोई न कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता। यह निहायत स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों के गठबंधन से न प्रदेश का भला हो सकता है न देश का भला हो सकता है। इसलिए ये जनता है, सब जानती है, मौके पर इनको जवाब देगी। सर, जनता तो ये भी जानती है कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी विकास की बातें करते थे। चुनाव फिर आ रहे हैं, अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही कि चुनाव के समय यानी कि कार्यकाल के अंतिम दौर में सवर्ण वर्ग के गरीबों की याद आई और मजबूरी में 10% आरक्षण की बात कही गई और उसको जल्दीबाजी में लोकसभा राज्यसभा से पास करा के बिल बनाया गया? देखिए, जहां तक रही बात विकास के मुद्दे का, विकास के मुद्दे पर 2014 में पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी, प्रचंड बहुमत का जनादेश मिला और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी विकास के मुद्दे पर देश के कम से कम 14-15 प्रदेशों में लगातार विजय हासिल हुई और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भी सरकार बनी। ताजी बात करें तो 3 प्रदेशों में हार भी तो हुई है बड़ी। वो स्थानीय चुनाव थे। स्थानीय 3 विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। केंद्र का चुनाव व्यापक होता है, बड़े मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इसलिए उसी विकास के मुद्दे पर 2019 में हम फिर चुनावी मैदान में जाएंगे और विरोधियों को धूल चटाएंगे। यूपी में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आपके हिसाब से वो भी स्थानीय चुनाव थे, लेकिन सबसे बड़े कैंपेनर के तौर पे नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया और नरेंद्र मोदी ने तमाम जनसभाएं की। तो फिर ये 3 प्रदेशों की हार का जिम्मा क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? देखिए, सही मायने में प्रदेश के चुनाव निहायत स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। उस प्रदेश की जनता की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके कारणों को जानने की कोशिश की जाती है और उसके बिना पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन देश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, स्वाभाविक रूप से इसके मुद्दे कुछ अलग होते हैं। देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप मुद्दे तय किए जाते हैं और इसीलिए देश की जनता ने विकास के मुद्दे को पसंद किया। उसी विकास के मुद्दे पर केंद्र में बारी बारी, प्रदेश में फिर से 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। सर, आप कह रहे हैं विकास मुद्दा है, एक 2 टूक जवाब दे दीजिए, क्या हिंदुत्व और राम मंदिर मुद्दा है या नहीं? देश सबसे बड़ा है। देश में हिंदुत्व भी है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का काम धार्मिक संस्थाओं को चलाना नहीं है, बल्कि धार्मिक संस्थाएं समाज का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ समाज के निर्माण में इनका अभूतपूर्व सहयोग होता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां हमेशा राजनीतिक मुद्दों और जनता से जुड़े सवालों से अपने को जोड़ती हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों से अपने को जोड़ा और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। विरोधी पार्टियां इसलिए आज राजनीति के अखाड़े के बाहर हो गई क्योंकि उनके पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं। यानी कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है आपके? है, लेकिन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम कोई निर्णय नहीं हो जाता हम उसको किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बना सकते। सर, कुछ और जानेंगे आपसे। राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल अपने मन की बात बताइएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य नास्तिक है या आस्तिक है? स्वामी प्रसाद मौर्य आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। एक बताइए, ये तो कंफ्यूजन वाला जवाब है। सही मायने में हर समझदार व्यक्ति आस्तिक होता है। झूठ को जो अस्वीकार करता है वही आस्तिक होता है। मैं सत्य को मानता हूं और जो सत्य है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, मैं उसको मानता हूं, इसलिए मैं अपने को आस्तिक मानता हूं। रायबरेली में एक घटना घटी थी। 2 लोगों के बीच में कुछ झगड़े की वजह से 5 ब्राह्मण वर्ग के लोग की हत्या कर दी गई थी। सरकार आपके सरकार के तमाम बड़े मंत्री जिनकी हत्या की गई थी उनके पक्ष में खड़े थे, लेकिन आपने कहा कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो अपराधी हैं। स्वाभाविक रूप से वो अपराधी थे, जो मैंने कहा था सही कहा था। और अगर अपराधी नहीं होते तो किसी की हत्या करने के लिए प्रतापगढ़ से उस मौके पर नहीं आए होते। वो उनका एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उन विभिन्न थानों में उनके खिलाफ मुकदमे हैं, मर्डर और इसके अलावा जघन्य अन्य अपराधों के मुकदमे हैं। इसलिए अगर किसी के घर पे रात में जाकर के आप गोली मारने जाओगे तो स्वाभाविक रूप से
गांव उसका स्वागत नहीं करेगा, आरती नहीं उतारेगा। उस समय गांव वालों ने जो कहा था और जिस परिप्रेक्ष्य में वो घटना घटी थी, मैं जो कुछ कहा था उस समय वो सही कहा था। आपको नहीं लगता कि इस बयान को आप फिर दोहरा रहे हैं तो सवर्ण जो वोट है वो नाराज आपसे हो जाएगा? आप किसी को नाराज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं वहां से 2 बार विधायक रहा हूं, मैं वहां की मौलिक और भौतिक परिस्थितियों को जानता हूं। घटना किस परिप्रेक्ष्य में हुई, किसके इशारे पे हुई है। सही मायने में इस घटना को अगर सीबीआई को दे दिया जाता तो स्वाभाविक रूप से इसके सारे के सारे अतिक्रमण करने वाले लोग कहीं न कहीं उनका मुखौटा खुलता। तो आपने इस अपने जो आपके जो बात आप जान रहे हैं कि वो सही थी, जो आप कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं अपराधी थे, तो इससे अपने आला कमान को और अपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि ये गलत हो रहा है? जानकारी सबको थी, क्योंकि तो फिर क्यों उप मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में खड़े नजर आए? मुख्यमंत्री जी किसी पक्ष में नहीं थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उनके पक्ष में खड़े नजर आए, इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो बयान दिया था, इसलिए वह उस समय मेरे प्रतिकार में कह सकते हैं। लेकिन सही मायने में जो जानकारी वहां से मैं विधायक था मैं जानता हूं, वो कोई भी नहीं जानता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो या कोई भी मंत्री हो, वो नहीं जानता जो मैं जानता हूं। यानी कि ये माना जाए कि आप ही के समाज से आने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस पे इसलिए उसका बचाव किया कि उसके विरोध में आप खड़े थे। स्वाभाविक रूप से उस घटना की विशेष जानकारी जितनी मुझको थी, क्योंकि मैं वहां जन जन से परिचित हूं, वहां का विधायक हूं, घटना किसने कराई ये भी मैं जानता हूं, और इसीलिए अंत में जांच में कहीं ना कहीं खुलासा होगा। लेकिन क्योंकि अब वो न्यायपालिका में जा चुका है, इसलिए मैं उसको वर्तमान में बहस का विषय नहीं बनाना चाहता। अब तो न्यायपालिका जो कुछ करेगा। लेकिन सही मायने में ये आम सी बात है, आपके घर पर शाम को 7 बजे कोई बंदूक लेके फायर करता है घर पे जाकर के, प्रतापगढ़ से या दूसरे जिले से आकर के, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से आकर के, तो आपका क्या आरती उतारने आया है? कोई क्रिमिनल आदमी आपके घर पे फायरिंग कर रहा है तो क्या आपके सम्मान में कर रहा है? स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं वो जानलेवा हमला करने प्रधान की आए थे, उल्टा है गांव वाले घेर लिए और जिसका वो शिकार हुए, जिसमें वो मारे गए। चलिए जी, मानिए वो दुर्घटना थी, स्वाभाविक रूप से अब उसे हम घटना ही दुर्घटना मानते हैं। सर थोड़ा सा चलते हैं पीछे। बड़ी वजह कि जब हम कहीं रह रहे होते हैं, 15-20 साल पार्टी में रहे, 20 साल पार्टी में रहे, तो तमाम चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। बड़ी वजह सर बताइए कि कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी कि आपको बसपा छोड़ने की जरूरत पड़ी? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में इसलिए था कि मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से प्रभावित था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का मैं सिपाही हूं, और जब मैंने देखा कि सुश्री मायावती जी की सोच बदल गई, बाबा साहब के मिशन से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को तहस नहस कर दिया, यहां तक कि वो बहुजन समाज पार्टी जो हैव-नाट के लिए बनाई गई थी, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के लिए बनाई गई थी, दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान और हिस्सेदारी को बड़ी बड़ी तिजोरी वालों के हाथों में बड़ी बड़ी रकम लेकर के बेचने का सौदा किया जाने लगा। तो स्वाभाविक रूप से मैंने इसका प्रतिकार किया और मायावती को सबक सिखाने की नीयत से मैंने खुद अपने सभी बड़े पदों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ने का निर्णय लिया। याद होगा कि मैं राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी था, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश था, विधायक भी था। सभी पदों को छोड़ करके मैंने सम्मान स्वाभिमान का रास्ता अख्तियार किया और अंत में देखा कि एक और बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब के मिशन पर आधारित है, वो तो बाबा साहब के मिशन की धज्जियां उड़ा रहा है, और दूसरी ओर देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के सम्मान में 5 बड़े बड़े स्मारक बना करके दलितों पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की हिफाजत करते हुए पंचतीर्थ का निर्माण कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज समाज के अंतिम पायदान के लिए सोच रही, काम कर रही है। जो काम बहुजन समाज पार्टी को करना था वो अपने रास्ते से भटक गई, थैलीशाहों और तिजोरी वालों के पीछे चलने लगी। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान के लिए लड़ाई लड़ने लगी। तो स्वाभाविक रूप से मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ आपको आप देखने को मिलता होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सारी कल्याणकारी योजनाएं देश के गरीबों के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना और साथ ही साथ मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जाने का कार्यक्रम, इसके अतिरिक्त दर्जनों से भी ज्यादा अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केवल गरीबों के लिए बनाई गई हैं। 50 करोड़ लोग तो केवल आयुष्मान भारत से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर 6 करोड़ लोगों के घर में गैस चूल्हा जा चुका है। करोड़ों लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिल चुका है। करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से जो काम बीएसपी नहीं कर सकी, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है। और इसीलिए मैंने फैसला बीएसपी को छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का लिया था। रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हम सवाल पूछेंगे कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मौर्य जी से। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 20 साल आप बसपा में रहे, मायावती जी के संरक्षण में आपने तमाम काम किए, दलित वंचित पिछड़े के हित में तमाम काम किए। कोई एक चीज या कोई एक ऐसी चीज जो मायावती जी की आपको आज भी पसंद है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2012 के पहले मायावती जी दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में सकारात्मक कार्य किया। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन भी चलाया। लेकिन तिजोरी वालों के पीछे भागने के बाद उनकी दुर्गति चौतरफा हुई। कार्यकर्ता भी छोड़ के जाने लगा, पार्टी का निर्धार भी खत्म हो गया, बाबा साहब का मिशन भी गायब हो गया, माननीय कांशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन भी तहस नहस हो गया। और आज जो पहाड़ जैसा बहुजन समाज पार्टी था, आज एक व्यक्ति विशेष की निजी प्रॉपर्टी हो गई। एक जाति विशेष के लोग अब उसको किसी तरीके से जिंदा बनाए रखे हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जिस मायावती जी को अब लोगों ने देख लिया, परख लिया, अब दोबारा गठबंधन करें या कोई और छलावा करें, अब जनता गलत मुगालते का शिकार होने वाली नहीं। कहते हैं लोग कि आपने खर्चे बढ़ा दिए, प्रत्याशियों खर्चे बढ़ा दिए। आपने पहले लोकसभा चुनाव जब लड़े उसमें, उसके बाद आप जब उपचुनाव लड़े विधानसभा का, उसमें आपने इतने पैसे खर्च किए कि जो बाकी प्रत्याशियों की जो खर्च सीमा थी उसको भी आपने बढ़ा दिया। तो क्या वास्तव में माना जाए कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद श्यामा प्रसाद मौर्य 2009 का विधानसभा उपचुनाव पैसे के दम पे जीते? सही मायने में मैं 2009 के लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा परोना जीता था। उस समय भी वहां कांग्रेस हारी थी, शायद आपको आंकड़े नहीं मालूम। हम लोकसभा के चुनाव में भी परोना जीते थे, उसके बाद 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सही मायने में सही सच तो यह है कि वहां पर नेताओं को मैंने राजनीति करना सिखा दिया। कुछ लोग राजा बनकर के राजमहल से चुनाव जीतते थे, उनको सड़क पर निकलना सिखा दिया। ये कुछ लोग अपने बाहुबल के बूते पर चुनाव लड़ना जीतना चाहते थे, उनको भी जनता के बीच में जाना सिखा दिया। कुछ लोग अपना पैसा बांट करके चुनाव लड़ते थे, उनको भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का हमने पाठ पढ़ा दिया। इसलिए पैसा माने नहीं था, मैं वहां घर घर गया, जिसके नाते उन लोगों को भी क्षेत्र में जाने की मजबूरी हो गई। अन्यथा राजा साहब केवल राजमहल से चुनाव जीतते थे और राजमहल में ही उनका सर्टिफिकेट जाता था, राजमहल से वो दिल्ली चले जाते थे,
देश प्रदेश क्षेत्र की जनता उनको देख नहीं पाती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज वहां पर कोई भी किसी भी दल का नेता हो, मेरी नकल करने की कोशिश कर रहा है। मैं इतना दौरा करता हूं, इतना दौरा यानी करता कि हूं नकल इस तिहाई, चौथाई या पांचवा भाग भी वो दौड़ा अगर कर लेंगे तो अपने को धन्य माने। नकल इस परिप्रेक्ष्य में करता है कि स्वयं प्रसाद मौर्य बाहरी होकर यहाँ खूब पैसा खर्चा करते हैं, इसलिए मजबूरी में उनको भी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। राजा साहब से बड़ा पैसे वाला कौन होगा? जो आज भी सैकड़ों बीघों या हजारों बीघों काश्तकार हो, उससे बड़ा कौन राजा होगा? जिसकी कई एकड़ में राजमहल हो, उससे बड़ा पैसे वाला कौन होगा? जो पैसे के बिना पर ही राजनीति करता रहा हो, उससे पैसे वाला कौन होगा? मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, और आज भी हमारा चुनाव जनता लड़ती है। हमें साल में अगर 5 चुनाव लड़ना पड़े तो भी पैसे कमी इसलिए नहीं होगी कि प्रदेश के वर्कर आकर के मेरे चुनाव की कमान संभालते हैं, और जितना भी पैसा खर्च होता है आपसी सहयोग से, वो कार्यकर्ता ला करके पैसे से हमारा चुनाव जीतता है। 2009 की लोकसभा में हार का बदला लेने की सोच रहे हैं आप? 2019 में चुनाव लड़के एक बार फिर से बता दिया जाए कि जिस चीज के लिए लड़ने स्वयं प्रसाद मौर्य आए थे, उसका बदला उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़के जीत के ले लिया। मैं तो लगातार जीतता चला रहा हूं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा की बात जहां तक रही बात, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूं, पौना से विधायक हूं। अगर लोकसभा के चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला करेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा। यानी कि लोकसभा कुशीनगर से लड़ने को, क्योंकि विधायक हूं, मंत्री हूं, इसलिए मैं स्वयं दावेदारी नहीं करूंगा, केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को नकारूंगा भी नहीं। यानी कि स्वयं प्रसाद मौर्य 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है अगर केंद्रीय नेतृत्व कहता है तो। स्वाभाविक रूप से केंद्रीय नेतृत्व का फैसला हम मानेंगे, लेकिन हमारा दावा इसलिए नहीं है कि मैं पौना का विधायक हूं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूं। हमारे पास एक बड़ा उत्तरदायित्व है जिससे मैं पौना के साथ साथ प्रदेश का भला कर सकता हूं। उसके अलावा यदि हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है अपने साथ रखने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, कभी एक वक्त था जब मैं बहन जी का निर्णय मान करके पौना गया था, और केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय देता है तो उसके निर्णय पर उत्तर प्रदेश में कहीं भी मैं जा सकता हूं। अंतिम सवाल, एक कोई सलाह अपनी प्रदेश सरकार को आप देना चाहते हैं कि सरकार किसी मुद्दे पे पीछे छूट रही है? देखिए, मैं प्रदेश सरकार का एक मंत्री हूं, और मंत्री का प्रोटोकॉल क्या है मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मैं सलाहकार नहीं हूं, मैं योगी सरकार का एक सामान्य सा मंत्री हूं। जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे कैबिनेट में आते हैं, सामूहिक रूप से हम लोग आपसी विचार विमर्श कर उस पर निर्णय लेते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बेहतरी के लिए, साथ ही साथ कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, बड़े पैमाने पर रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने के लिए इन्वेस्टर्स समिट करा करके और इन्वेस्टर्स को ला करके बड़े बड़े मिल कारखाने लगा करके एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से लाखों करोड़ों हाथों को रोजगार देने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतर रही है, उसको और तेजी से इसमें गति देनी चाहिए, और साथ ही साथ जन आकांक्षाओं के अनुरूप उतर करके जनता के बीच में फिर से उस विश्वास को हासिल करना चाहिए जिन विश्वास की अपेक्षाओं के साथ उसने हमें सरकार में भेजा है। हमें विश्वास है कि उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जनता की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे। आपने तमाम सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। इंडिया वॉइस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, और इंडिया वॉइस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें विश्वास है कि आप इस बात को बड़ी मजबूती से रखेंगे। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य, जिन्होंने तमाम सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, अगली बार फिर किसी नए शख्सियत से होगी मुलाकात। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।